हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की इस वीडियो में बच्चों हम कवर करेंगे क्वेश्चंस फॉर ऑल अपकमिंग फार्मेसी एग्जाम्स, जिनमें हम कौन कौन से क्वेश्चंस कवर करेंगे। सो एमसीक्यू देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 टू 55 कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। सो बच्चों, जिस भी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, उसको हम कवर करने की कोशिश करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं हर वीडियो आप तक पहुंचाने में हम। तो बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारे चैनल पे आपको सारी ही वैकेंसी अपडेट, सारे ही ट्यूटोरियल, एमसीक्यू और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट मिलते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इसी तरह की सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। फिर चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे उसमें क्या पूछा है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मेडिकेशन। याद रखना है आपको। देखिए, नॉट शब्द जो है बच्चे बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं, इसको ध्यान में रख के ही आप जवाब दें। एजुकेशन टू पेशेंट, डिस्पेंसिंग द रॉन्ग मेडिकेशन, एडमिनिस्ट्रिंग द रॉन्ग डोसेज एंड फेलिंग टू काउंसिल द पेशेंट। तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, प्रोवाइडिंग द मेडिकेशन एजुकेशन टू द पेशेंट। ये क्या है? ये मेडिकेशन एरर नहीं है, ये करना होता है फार्मासिस्ट को। मेडिकेशन एरर क्या है कि रॉन्ग मेडिकेशन ने डिस्पेंस कर दी है, कोई गलत दवाई दे दी है पेशेंट को, या कोई गलत डोसेज फॉर्म में दे दी है दवाई, अगर सॉलिड में दी है तो लिक्विड में दे दी है, इस तरह से अगर दे दी हैं दवाइयां तो ये भी एक तरह की मेडिकेशन एरर है। काउंसिल नहीं किया है पेशेंट को, किस तरह से दवाई लेनी है वो पेशेंट को नहीं बताया है, ये तीनों ही जो है ये मेडिकेशन एरर है। बट ये देखिए, जो फर्स्ट पॉइंट आपको दिया गया है, मेडिकेशन एजुकेशन टू द पेशेंट, ये एरर नहीं है, ये तो करना ही होता है, फार्मासिस्ट का ये ड्यूटी होती है कि जो भी उसके पास पर्चा लेके तो सारी ही पहले उसको दवाइयां देनी है, वन बाय वन करके सारी दवाइयां देंगे, और किस तरह से देनी है वो उसको बताना है। अगर और भी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है डॉक्टर ने किसी बॉक्स में, या ऐसे कहीं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखी है, तो उस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के बारे में भी फार्मासिस्ट को बताना है पेशेंट को। तो इसीलिए इसका आंसर हुआ ऑप्शन ए, प्रोवाइडिंग मेडिकेशन एजुकेशन टू द पेशेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं बच्चों कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नैरो, एक ऐसी ड्रग है जो कि नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स ड्रग की कैटेगरी में आती है। एस्पिरिन, मेटोप्रोलॉल, इंसुलिन या वारफेरिन। आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन डी, वारफेरिन आती है नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स कैटेगरी की ड्रग। किस तरह की ड्रग होती है? देखिए, वारफेरिन जो होती है उसको ब्लड क्लॉट्स वगैरह जो बन जाते हैं ब्लड वेसल्स में, उनको डिजोल्व करने के लिए, उनको हटाने के लिए हमारी ब्लड वेसल से दी जाती है वारफेरिन। बट नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स होने के कारण क्या होता है कि अगर इसकी डोज देते वक्त थोड़ी सी भी लापरवाही कर दी जाए, अगर इसकी डोज ब्लड कंसंट्रेशन थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाए, थोड़ी सी डोज ज़्यादा हो जाए, तो बहुत ही ज़्यादा सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग साइड इफेक्ट कॉज करते हैं। लाइफ थ्रेटनिंग मतलब जानलेवा, पर्सन की जान भी जा सकती है। अगर जान ना गई तो बहुत ही परसिस्टेंट, बहुत ही ज़्यादा भयानक उसको कह सकते हैं आप, डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं किसी भी तरह के उसके शरीर के अंग पार्ट्स में, बॉडी के पार्ट्स में। तो इसीलिए जब इसको वारफेरिन को देते वक्त बहुत ज़्यादा मेजर करनी पड़ती है इसकी ब्लड डोज कंसंट्रेशन, कितनी डोज ब्लड में जानी है, कितने टाइम पे, उसको मेजर करना होता है। इस तरह की जो ड्रग्स होती हैं वारफेरिन जैसी ड्रग जिनका नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स होता है। सो आंसर था इसका ऑप्शन डी, वारफेरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों आपसे पूछा है इनमें से कौन सी ऐसी ड्रग है जो कि एस इनहिबिटर कैटेगरी की ड्रग है। एस क्या होता है? देखिए, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। ऑप्शन में आपसे पूछा है कि देखिए, एम्लोडिपिन, लिसिनोप्रिल, लोसार्टेन या अटोरवास्टेटिन। आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन बी, लिसिनोप्रिल है एस इनहिबिटर कैटेगरी की ड्रग। ये जो एस इनहिबिटर होते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनको दिया जाता है हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट फेलियर के ट्रीटमेंट के लिए। किस तरह से इनमें काम करती है? देखिए, हाई हमारी ब्लड वेसल हैं, तो ये क्या करती है, इस तरह की ड्रग एस इनहिबिटर ये ब्लड वेसल्स को रिलैक्स कर देती हैं, ताकि जो भी ब्लड फ्लो हो रहा है वो अच्छे से इन ब्लड वेसल्स में फ्लो हो पाए, ज़्यादा प्रेशर ना पड़े आर्टरीज में, ब्लड का। तो इस तरह से ये काम करती हैं, रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल करा के। यहाँ पर आप देख रहे हैं रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। दूसरा, हार्ट पे कैसे काम करती है? तो देखिए, ऑक्सीजन डिमांड, जो हमारे हार्ट की जितनी भी ऑक्सीजन
डिमांड होती है उसको ये रिड्यूस करती है, कम करती है, ताकि हार्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक काम कर पाए। तो ये दोनों इसके काम होते हैं। फिर अगर क्लासिफिकेशन की बात करें, एग्जाम्पल कौन कौन सी कैटेगरी की ड्रग आती हैं, तो देखिए यहाँ पर आती है बेंजालिप्रिल, कैप्टोप्रिल, एनालाप्रिल, बहुत ज़्यादा दी जाती है एनालाप्रिल इस कैटेगरी की ड्रग में। फोसिनोप्रिल, रिसिनोप्रिल जो हमारे ऑप्शन में ही था। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं और कुछ ऐसी ही कैटेगरी की ड्रग्स, तो ये भी आपको याद होनी चाहिए क्योंकि इनके बारे में भी काफ़ी बार एग्जाम्स में आपसे पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सी ऐसी ड्रग है जो कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर यानी पीपीआई का काफी बार देखिए इस तरह की शॉर्ट फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो आपको ये भी याद रखना है पीपीआई क्या होते हैं। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर कैटेगरी की कौन सी ड्रग है? ओमेप्राजोल, रेनिटिडिन, मेटोक्लोप्रामाइड या मिसोप्रोस्टोप्रोलोल। ओमेप्राजोल है किस कैटेगरी की ड्रग बच्चों? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर कैटेगरी की ड्रग। ये ड्रग्स क्या करती है? देखिए बहुत ज़्यादा जो एसिड प्रोडक्शन हो रहा होता है स्टमक में उसको रिड्यूस करने का काम करती हैं। क्या करती हैं? देखिए हमारे स्टमक के अंदर ही क्या होते हैं? प्रोटॉन पंप्स होते हैं। इन प्रोटॉन पंप्स के जरिए ही हमारे स्टमक में एसिड का प्रोडक्शन होता है, एसिड रिलीज होता है। और ये एसिड जो होता है क्या, अब जैसे कि सबको पता होगा जो भी हम फूड खाते हैं वो हमारे स्टमक के एसिड में मिलता है और फिर उसके बाद उसका धीरे धीरे करके डाइजेशन शुरू हो जाता है। बट कभी कभार कुछ ऐसी एबनॉर्मल कंडीशन होती है जहां पर स्टमक बहुत ज्यादा अमाउंट में इन प्रोटॉन पंप्स के जरिए एसिड को रिलीज करवा रहा होता है, तो इसी कंडीशन में दी जाती है इस तरह की कैटेगरी की ड्रग ओमेप्राजोल। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा एसिड प्रोडक्शन होता रहेगा स्टमक में तो इस तरह के गैस्ट्रिक और डिओडिनल अल्सर, आप यहाँ देख रहे हैं गैस्ट्रिक और डिओडिनल अल्सर फॉर्मेशन होने के चांसेस होते हैं स्टमक में और डिओडिनम में। तो इन्हीं तरह की जो चीज़ें होती हैं उनको ट्रीट करने के लिए दी जाती है ओमेप्राजोल ड्रग, जो कि होती है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर कैटेगरी की ड्रग। ना बच्चों लास्ट क्वेश्चन में, आज के लास्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि इनमें से मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट कौन सा है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स का, यानी एनसेड जिसको कहा जाता है। सबसे ज्यादा कॉमन साइड इफेक्ट क्या है उसका? वो गैस्ट्रिक अल्सरेशन कॉज करती है इस तरह की ड्रग करती है या नोजिया करती हैं। आंसर है इसका ऑप्शन ए, गैस्ट्रिक अल्सरेशन। तो देखिए ये जो ड्रग्स होती है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, इनको बहुत सारी कंडीशंस में दिया जाता है, जैसे पेन वगैरह जो होता है, दर्द, उसको रिड्यूस करने के लिए, फीवर वगैरह को रिड्यूस करने के लिए, इन्फ्लामेशन किस तरह की सूजन है अगर शरीर में उसको रिड्यूस करने के लिए, एंड एंटी थ्रोम्बोसिस यानी ब्लड क्लॉट्स उनको डिसॉल्व करने के लिए इस तरह की ड्रग्स को दिया जाता है। बट इनका यहाँ पर आप देख रहे हैं एग्जाम्पल भी बहुत कॉमन एग्जाम्पल है एस्प्रिन, नेप्रोक्सिन, आइबुप्रोफेन। बट इनका मेजर साइड इफेक्ट होता है सबसे ज्यादा क्या होता है? गैस्ट्रिक अल्सरेशन। अगर बहुत ज्यादा मात्रा में ये ले ली जाती हैं तो ये अल्सरेशन कॉज करती हैं। यहाँ पर देखिए हम आपको 3 तरह के अल्सर बताएंगे। एक होता है देखिए अगर अल्सर ईसोफेगस में है, ईसोफेगस में कैसे? एसिड रिफ्लक्स हो गया है, मान लीजिए स्टमक से एसिड चला गया है ट्रेवल करके ईसोफेगस में और उसने ईसोफेगस में अल्सर कॉज कर दिया है, तो उसको कहा जाएगा ईसोफेगियल अल्सर। अगर अल्सर जो है वो स्टमक में है तो उसे कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? गैस्ट्रिक अल्सर, जो यहाँ हम देख रहे हैं गैस्ट्रिक अल्सरेशन। तो ये भी आपको याद रखने हैं 3 तरह के अल्सर होते हैं। अगर अल्सर जो है वो कहाँ आ गया है? डिओडेनम में आ गया है तो उसे कहा जाता है डिओडेनल अल्सर। तो ये तीनों ही टाइप के अल्सर होते हैं। इस पे भी आपसे क्वेश्चन पूछ के अल्सर एक तरह के साइड इफेक्ट होते हैं किस कैटेगरी की ड्रग का? तो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स की कैटेगरी जैसी ड्रग्स का। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों। आज आई होप आपको समझ आई होगी आज की वीडियो में जितने भी पॉइंट्स हमने समझाए। नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के और क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। सो बच्चों वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं या अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड या कुछ भी और नया आप हमसे पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।